अब देखिए एक बार फिर सुनते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के क्षितिज वाला भाग का पढ़ रहे हैं। क्षितिज वाले भाग में जो आपके कवि हैं उनके नाम से आता है हमेशा, कभी कभी इनके गद्यांश पद्यांश दे देता है और उन्हीं से पढ़ के समझ में आएगा कौन सा पाठ का उसके कवि का नाम लिखना पड़ता है संदर्भ में। तो हम देखें, ऊधो तुम हो अथ बड़भागी, तो सूरदास जी उधम मचा दिए, तो याद करिए सूरदास जी की रचना है ये। इसके बाद राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, सब जानते हो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, इसलिए तो रामचरितमानस का ही भाग है, इसलिए तुलसीदास याद करिएगा। आत्मकथा, अरे आत्मकथा शिव शंकर जय हो, शिव शंकर के लिए हम आत्मकथा का काम कर, अपनी कथा का वर्णन जय शंकर, याद करिए जय शंकर। उत्साह और अट नहीं रहा, इतना उत्साह आया निराला जी को, इतना उत्साह आया कि वो अट ही नहीं रहा। मतलब दोनों जो रचना किए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किए हैं। संगत कार्य भैया, संगत अच्छे से करना जिससे डबराए ना, यानी संगत कार्य की रचना कौन है, तो आप याद कर लीजिए कौन है भैया, मंगलेश डबराए। क्लियर है यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद हो जाएगा। अब ये है पद्य खंड। अब गद्य खंड में कवियों के नाम याद कर लेते हैं जल्दी से, हैं हटा दो इसको। देखो एक तरफ से पढ़ते जाओ लिखते जाओ, बस आपके पेन नहीं रुकना चाहिए, पेन लगातार चलना चाहिए, जैसा भी हो लिख लिख के पढ़ने से दोनों काम होता है, देखना सुनना और पढ़ना, ये तीन काम होते हैं तब कोई चीज याद होता है। तो अभी तो मैं यही कह रहा हूँ इसलिए कि मैं भी लिख रहा हूँ, इसलिए आपका साथ साथ चलेगा। याद करेंगे गद्य खंड, गद्य खंड के जो कवियां हैं उनके नाम याद करते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए स्वयं प्रकाश, देखिए अपना 7 चैप्टर में देखेंगे स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जो है ये किस कवि के, कवि कौन सी थे, तो स्वयं प्रकाश जो थे वो नेताजी का चश्मा लिख दिए थे। तो नेताजी को चश्मा लगा के स्वयं प्रकाशवान हो गए थे। तो नेताजी का चश्मा किसने लिखा है, स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा किसने लिखा है बताइए, नेताजी का चश्मा जो है किसने लिखा है जल्दी बताइए, तो स्वयं प्रकाश चश्मा, नेताजी का जी का चश्मा। तो ये जो है इन्होंने सरकंडे का क्या बोलते हैं इसमें, है ना, तो बहुत सारा चीजें इसमें आपने स्टोरी पढ़ा होगा। तो स्वयं प्रकाश जी ने अपना प्रकाश दे करके नेताजी को चश्मा लगा दिए, ठीक है ना। अपना प्रकाश मतलब चश्मा लगाना मतलब प्रकाश में आना, इसलिए इनके याद हो जाएगा स्वयं प्रकाश, याद हो जाएगा। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत कौन लिखे हैं, तो देखिए मैं आपको इनका राम वृक्ष बेनीपुरी की कहानी बता रहा हूँ। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की अगर हम बात करें तो भैया ये जो है ना बाल गोविंद भारत जो है, ये भगत जो है इन्होंने रचना की है। तो देखो राम वृक्ष बेनीपुरी को बाल में यानी बचपन में ही लगा दिए थे, बाल गोविंद, याद करिए बाल गोविंद, फिर क्या लिखोगे भगत, बाल गोविंद भगत, बोलिए बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बेनीपुरी मतलब बाल गोविंद भरत भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी मतलब बाल गोविंद भगत, बोलो बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत, बोलिए राम वृक्ष बेनीपुरी मतलब बाल गोविंद भरत, याद हो जाएगा। चलिए भैया अभी हम या लखनवी अंदाज, अरे भैया इतना बढ़िया यश प्राप्त किया उसने, इतना बढ़िया यश प्राप्त किया, यशपाल जी ने इतना यश प्राप्त किया, मतलब जस इतना यश प्राप्त किया कि वो लखनवी अंदाज जैसे चलने लग गए। लखनवी अंदाज याद करो भैया, लखनवी अंदाज किसने रचना की है, तो यशपाल, इतना यश प्राप्त किया कि लखनवी अंदाज जैसे चलने लग गए, ठीक है ना। तो ये भी याद हो जाएगा आपको, सही है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो देखिए अपन देखिए स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, इसको भी देखिए बाल गोविंद भगत, इसके बाद यशपाल लखनवी अंदाज, क्लियर है। किसी कोई समस्या तो नहीं है अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है एक बात और है चलिए चलो देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं मन्नू भंडारी जी एक लिखे थे, एक कहानी यह भी है देखिए। तो एक मन्नू भंडारी जी के पास जब हम गए तो मन्नू भंडारी जी ने बताया, मन्नू भंडारी के पास बैठे रहे होगे तुम लोग, है ना। तो उसने कहा भैया रुको, तो एक कहानी यह भी है, सुनो पहले, एक कहानी यह भी है, यह भी है। कौन बोला, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के पास जब हम पहुंचे तो थोड़ा देर तक बैठे, फिर बोले रुको भैया एक कहानी यह भी है। इसका मतलब मन्नू भंडारी जी ने क्या लिखे हैं, एक कहानी यह भी है, एक कहानी यह भी है, याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यतीन्द्र मिश्रा जी नौबत खाने में इबादत लिख दिए। तो देखो जब फिर इसके बाद यतीन्द्र जी से मिले, यतीन्द्र यतीन्द्र मिश्रा, यतीन्द्र मिश्रा जी से जब मिले तो उन्होंने कहा
क्या कहा जानते हो? नौबत खाने में इबादत। नौबत, नौबत खाने में क्या? इबादत, इबादत, नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्रा, यतीन्द्र मिश्रा का कहना यह है कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। याद हो जाएगा। देखिए एक संस्कृत लिखे, हाँ संस्कृत तो सब जानते हो, सब पढ़ते हो। तो वो कौन? भदंत जी लिख सकते हैं। भदंत, याद कर लेना, भदंत आनंद, ओहो आनंद, फिर कौशल्यायन, वो सिर्फ संस्कृत जैसे लग रहा है, कौशल्यायन, ठीक है, लायन। तो इसके कौन है? संस्कृत लिखे हैं इन्होंने। क्या लिखे हैं? संस्कृत। बोलिए भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन, बस। तो इस तरह का हमने देखा। तो आपको पूरी कवि परिचय, मतलब कवि के नाम इनके याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देख लो, कहीं ना कहीं गद्यांश पद्यांश जब पढ़ते हो, उसके शब्दार्थ लिखते हो, प्रसंग में संदर्भ में लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी क्षितिज भाग 2 से पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ? नाम लिखना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत वाले पाठ से लिया गया, जिसके कवि राम वृक्ष बेनीपुरी, इस तरह लिखना पड़ता है। किसी भी संदर्भ में लिखेंगे, अगर उसका पाठ याद हो रहा, उसकी कभी कुछ कहानी पढ़े रहे होगे तो वो आते हैं। अभी हमने बताया भी था, आता है, उसका अर्थ भी करना पड़ता है। तो आप चलो ठीक है, समझ समझ के लिख दोगे, लेकिन संदर्भ और प्रसंग गलत नहीं होना। संदर्भ में वही लिखा जाता है कि कौन से कवि हैं और कहाँ से लिया गया है, और प्रसंग में वो लिखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। समझ रहे हैं ना? इस वजह से इसको थोड़ा सा इस तरह करना पड़ता है। किसी कोई प्रॉब्लम? इसलिए सारे चीजों याद कर लो। एक बार मैं आपको ऐसे पूछ लेता हूँ ओरली, मैं देखता हूँ किसको याद हुआ किसको नहीं हुआ, ठीक है? हम लोग सब बात करते हैं, और नहीं भी याद होगा तो जो लोग याद नहीं हो तो पूछने पूछने से याद हो जाएगा, ठीक है? लेकिन बेटा कोई भी चीज यहाँ पढ़ाई जाती है, इसमें थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ा करिए। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो ये जान लीजिए, आपको इतना मैं मेहनत करवा रहा हूँ, कोई मतलब ना निकलेगा। भलाई से आपकी बुक में लिखा है, लेकिन बेटा लिखना और पढ़ना बहुत अंतर होता है। लिखा तो हर चीज, सब चीजें लिखी रहती है, लेकिन क्या कोई लोग करते हैं? इसलिए चलते हैं एक बार फिर से। बताओ बेटा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, राम को राम वृक्ष बाल काल में ही लगा दिया था, बाल गोविंद, बाल गोविंद। स्वयं प्रकाश ने क्या पहना करके स्वयं प्रकाश कर दिया था? तो चश्मा, तो नेताजी का चश्मा, याद करिए। यश पाल, यश कब हुआ? जब वो यश, जब वो लखनवी अंदाज के जैसे क्या करने लग गया? चलने लग गया, तो उसे यश हो गया, ठीक है? अगला है जयशंकर प्रसाद जी, अपनी आत्मकथा, जयशंकर आत्मकथा, जयशंकर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी थे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, सूरदास जी। उत्साह और अट नहीं रहा, और एक मैंने झूठ छोड़ दिया था, नांगा अर्जुन। यह दंतुरिन मुस्कान फसल, तो कोई दिक्कत, नांगा अर्जुन है, ध्यान रखिए। अच्छा, मंगलेश डबराल संगतकार, ऐसे संगत करिए कि डबराए ना, ठीक है? तो याद हो जाएगा, बहुत अच्छा। देखिए मैंने कभी परिचय याद करा दिया। मैं देखो, मैं मेन मेन चीज जो तुम लोग किए ना होगे वही मैं करवाऊंगा। अब मैं आपको जो है, चलो हम लोग अब सेशन जो भी हमारा चल रहा है रस अलंकार का, और ये जितने भी अपन काव्य भाषा और काव्य पद में हैं जितने चीजें, जो अपन उनको मिला के 18 नंबर होने वाला है, उन्हीं के बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं, मुहावरे और लोकोक्तियों, मेन मेन मुहावरे और लोकोक्तियां ऐसे सुन लेते हैं, बस सुन लो, बस हो गया। क्लास में बैठे बैठे सुन लो, बस हो गया, ठीक है? और रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर आपको याद कर लिए होगे, नाटक एकांकी में अंतर याद कर लिए होगे, और रेखा चित्र क्या है ये भी गद्य विधाएं में हम लोग देखेंगे। और अलंकार फिर बाद में पढ़ लेंगे। कि अलंकार पढ़ा दे पहले, पहले गद्य एवं विधाएं में आ जाओ। सपाठ में, सपाठ गद्य विधाएं होता है। गद्य किसे कहते हैं? तो आज हमारा जो चलने वाला है ये पाठ जल्दी जल्दी समझाऊंगा, बस थोड़ा सा समझने की बात है। सबसे पहले हम गद्य विधाएं में देखेंगे। गद्य विधाएं क्या देखेंगे बेटा? गद्य विधाएं। गद्य विधाएं में क्या क्या आ सकता है? गद्य वह अर्थ होता है बोलना या कहना। अभी आपको पता ना होगा गद्य का अर्थ क्या है, कभी पेपर में आ जाए गद्य का अर्थ क्या है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, इसका मतलब होता है भैया बोलना या कहना। या क्या होता है? कहना, बोलना या कहना, बोलना या कहना। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, गद्य विधाएं दो भागों में बांटा गया है, ठीक है? निबंध हो गया, कहानी हो गया। तो प्रमुख विधाएं कौन कौन है? गद्य विधाएं में एक प्रमुख विधाएं होती हैं, एक प्रमुख विधाएं होती हैं, सुनते जाओ। एक प्रमुख विधाएं होती है, दूसरा गौड़ विधाएं होती है। कौन होती है बेटा? गौड़ विधाएं। एक प्रमुख विधाएं होती है, एक क्या होती है? गौड़ विधाएं। प्रमुख विधाएं में अगर हम देखें तो निबंध आती हैं। क्या आती है बेटा? निबंध। और कहानी, कहानी और क्या आती है बेटा बता दो?
कहानी एकांकी आती है, एक अंक की घटना एकांकी, और नाटक आती है। इसके बाद नाटक के बाद और क्या आती है? उपन्यास। ये जितने मैंने नाम लिखा ये मुख्य रूप से प्रमुख विधाएं हैं। उपन्यास इनको पढ़ना ही है। और गौड़ विधाएं में क्या क्या, एक बार फिर सुनो, प्रमुख विधाएं में कौन कौन आती है मेरे साथ बोलो? निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक और उपन्यास। बोलो निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक और उपन्यास। बोलो निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक और उपन्यास। कितने हुए? 1 2 3 4 5। इनको पढ़ना है। इसके बाद गौड़ विधाएं में कौन कौन होते हैं? संस्मरण क्या होते हैं बेटा? संस्मरण, सुन रहे हो? संस्मरण होता है, रेखा चित्र होता है, अभी हमने अंतर भी पढ़ेंगे, इनको ध्यान रखिएगा। रेखा चित्र हो गया, संस्मरण, रेखा चित्र, और यात्रा वृतांत क्या होता है बेटा? यात्रा वृतांत। बोलो यात्रा वृतांत। और क्या होता है जल्दी बताओ? जीवनी क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो। जीवनी होता है। और क्या होता है जल्दी बताओ? आत्मकथा क्या होता है? आत्मकथा। और क्या होता है जल्दी बताओ? रिपोर्टाज क्या होता है? इसको बताएंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जाने रहो। रिपोर्टाज। और क्या होता है जल्दी बताओ? डायरी लेखन। डायरी लेखन। डायरी लेखन के बाद और क्या होता है बेटा? है भेंट वार्ता और पत्र साहित्य। भेंट वार्ता, भेंट वार्ता और पत्र साहित्य। वार्ता और पत्र साहित्य, ठीक है ना? सुन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? चलिए भैया, तो ये किसकी प्रकार है? गद्य विधाएं के प्रकार है। गद्य विधाएं के प्रमुख विधाएं होती हैं। तो एक प्रमुख विधाएं होती है, एक गौड़ विधाएं होती है। प्रमुख विधाएं बस याद कर लो, बाकी जितने आए सब गौड़ विधाएं याद कर लो। पहले प्रमुख विधाएं कौन कौन है? निबंध, कहानी, बोलिए एकांकी, नाटक, उपन्यास। बोलिए निबंध। जब कोई व्यक्ति निबंध लिखता है तो उसे एक कहानी की सूझबूझ आती है। जब कहानी लिखता है तो उसके अंदर एक एकांकी की सूझबूझ आती है। जब एकांकी लिख लिया तो सब नाटक बना दिया, और नाटक के बाद उपन्यास। ऐसे पहले व्यक्ति क्या करता है? निबंध लिखता है, उसके मन में कहानी आती है, कहानी के बाद वो एकांकी बना देता है, एकांकी के बाद उसे नाटक बना देता है, नाटक के बाद अंत में उपन्यास लिख देता है। याद करिए ये गौड़, इसको याद करिए, गौड़ विधाएं ऑटोमेटिक याद हो जाए। इनके अलावा जो भी होंगे सब गौड़ विधाएं। ठीक है, तभी कोई प्रश्न में ये पूछता निम्नलिखित में से कौन गौड़ विधाएं हैं? उनमें से बहुत सारा प्रमुख विधाएं ऑप्शन दे देगा, एक तो दे देगा गौड़ विधाएं। तो एक हमें जब प्रमुख विधाएं याद रहेगी तो ऑटोमेटिक जान लेंगे ये नहीं था इसमें, तो गौड़ विधाएं बस। ठीक, चलिए। तो अब हम इसमें निबंध के बारे में जानने की बात है, ये सब चीजें आपको चर्चा करेंगे, आपको पेपर में जो है वो पढ़ाएंगे हम। सबसे पहले आपके जो कवियां हैं, निबंधकार, तो उनके अलग अलग है। आपको जो पेपर में आने वाला है वो ये है कि इनकी अंतर, महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न में अब इनके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम कभी चर्चा करेंगे, और अभी आज की क्लास में तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना इसलिए दे दिया कि ये जानो कि ये कहाँ से आए, ये क्या है, विधाएं क्या है। विधाएं मतलब बोलना, गद्य मतलब गद्य का अर्थ होता है बोलना। और ये विधाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? प्रमुख विधाएं और एक होती है गौड़ विधाएं। प्रमुख विधाएं में क्या आता है, ये सब चीजें जानकारी के लिए मैंने इसको बता दी। कोई दिक्कत? कोई हल्ला नहीं करे, कोई शोर नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए, बता दिया चीज से नहीं, जो पढ़ना पढ़ा रहा हूँ फटाफट पढ़ो, बस हो गया। सबसे पहले जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर याद करेंगे। जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर, जीवनी एवं, महत्वपूर्ण प्रश्न इसके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न में जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर, आत्मकथा में अंतर, जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर, ठीक है? जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? देखो जीवनी का मतलब क्या होता है और आत्मकथा में क्या होता है। देखिए किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कहानी लिखी जाती है। इसमें क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी लिखी जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति की मतलब जीवन के बारे में लिखी जाती है, जीवन के बारे में लिखी जाती है, लिखी जाती है। और इसमें क्या होगा? खुद व्यक्ति अपना खुद लिखता है। तो इसमें लेखक जो है खुद, खुद के बारे में लिखता है, खुद के बारे में लिखता है। बोलिए इसमें क्या होता है बताइए? किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है ये, और इसमें जो है खुद लिखी जाती है, खुद के बारे में लिखा जाता है। लेखक द्वारा क्या होता है? जितने भी है तथ्य पर आधारित होता है। क्या होता है? तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, ठीक है? तथ्यों पर आधारित होता है। और ये क्या होता है? ये विचार और भावनाओं पर आधारित होता है। ये अपना विचार लिखते हो, विचार एवं भावनाओं पर आधारित होता है। सुन रहे हो? भावनाओं पर आधारित होता है। समझ में आ गया?
ये विचारों और भावनाओं पर, ये तथ्य पर आधारित होता है, ये भावनाओं पर आधारित होता है। तीसरा पॉइंट, ये जीवनी वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है। मतलब जो भी बात होगी वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है। वर्णात्मक शैली, वर्णात्मक मतलब वर्णन करने वाला, वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है। मतलब यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा वर्णन करने वाला रहेगा, वर्णात्मक शैली में लिखी जाएगी। इसमें कथात्मक, कथा अपनी बारे में कथा कहेगा वो, तो कथात्मक शैली से लिखी जाती है। तो बताइए जो तीन अंतर है बहुत है। बताइए, ये किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी जाती है, ये लेखक खुद के बारे में लिखता है। तथ्यों पर आधारित होता है, विचारों पर, भावनाओं पर आधारित होता है। वर्णात्मक शैली होती है, कथात्मक शैली होती है। इस तरह जीवनी और क्या कहते हैं अपना आत्मकथा में अंतर होता है। जीवनी आत्मकथा में अंतर समझ में आ गया? बोलिए, यह किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी जाती है, ये खुद के बारे में लिखी जाती है। ये तथ्यों पर आधारित होता है, ये विचारों भावनाओं पर आधारित होता है, ये वर्णात्मक शैली पर आधारित होता है, ये कथात्मक शैली पर आधारित। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम पढ़ेंगे नाटक एवं एकांकी में अंतर। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम लिख देंगे नाटक, यहाँ पे उनमें अंतर देखेंगे, नाटक एवं एकांकी में। ठीक है, नाटक एकांकी, एकांकी में अंतर। देखिए नाटक में क्या होता है और एकांकी में क्या होता है, दोनों को समझना होगा। इसकी भी पॉइंट में ऐसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी फटाफट आपको बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम देखते हैं नाटक एकांक। देखिए नाटक में, देखिए एकांकी मतलब एक अंक होना, नाटक में कई अंक होते हैं, इसमें कई अंक होते हैं, कई अंक मतलब कई लोग, कई अंक होते हैं। और इसमें क्या होंगे, एकांकी मतलब एक अंक, तो क्या होता है, एक अंक होता है। इसमें कई अंक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक अंक होते हैं। सुन रहे हैं? दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, मुख्य कथा के साथ गौड़ कथाएं भी होती है। इसमें क्या होता है, मुख्य कथा तो रहेगा ही रहेगा, मुख्य कथा मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो रहेगा ही मुख्य कथा, लेकिन इसके अलावा मुख्य कथा के साथ साथ गौड़ कथा होती है। क्या होती है, गौड़ कथा, गौड़ कथा। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें क्या हो जाएंगी, एकांकी में एक ही कथा होता है, इसमें एक ही कथा होता है, एक ही कथा होता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिख देंगे, नाटक में कथनात्मक फैलाव और विस्तार होता है। देखिए इसमें क्या होता है, फैलाव भी होता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, एवं विस्तार भी होता है। क्या होता है, विस्तार। और इसमें क्या होता है, फैलाव, कथात्मक शैली में क्या होता है, फैलाव और विस्तार होता है। इसमें कथात्मक घनत्व तो रहता है, इसमें जो है कथानात्मक में, एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है, कथानक में, कथानक में घनत्व होता है, कथानक में घनत्व होता है। मतलब घनत्व का मतलब ये होता है एक ही चीजें के बारे में चर्चाएं रहेंगी। हाँ, समझ में आ गया? 10 3 3 बहुत। कहानी उपन्यास में कोई दो अंतर लिखना है। अब देखिए कहानी और उपन्यास में देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है, नाटक एवं एकांक। नाटक में बोलो अनेक अंक होते हैं, कई अंक होते हैं, इसमें एक अंक होता है। इसका मुख्य कथा के साथ साथ गौड़ कथा होती है, कथा होती है, और इसमें जो है इसमें गौड़ कथा होती है, और इसमें क्या होता है, एक ही कथा होती है। इसमें फैलाव एवं विस्तार होता है, इसमें कथा में घनत्व होता है। इसमें फैलाव विस्तार, बहुत ज्यादा फैलाव विस्तार रहेगा, इसमें घनत्व कम होता है, इसमें घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है? ठीक। तो चले अब हम पढ़ने वाले कहानी व उपन्यास में अंतर। क्या, कहानी और उपन्यास में अंतर देखते जाओ, सुन लो कम से कम, नहीं तो हो गया। कहानी उपन्यास, उपन्यास में अंतर। कहानी का मतलब जो, अब समझ गए हो, कहानी अब पढ़ते हो तो कितना अच्छा लगता है। कहानी में थोड़ा सा क्या होता है, जब पेपर में आएगा तो याद करना, सर तो पढ़ा दिए थे हम ही नहीं कर पाए, क्या बता। हो गया तो पॉइंट है, उनमें सुजोग करिए, दो चार पॉइंट और जुड़ जाएगा, और अलग किए, अलग से मतलब अर्थ तो वही जा रहा है ना। देखिए कहानी का आकार क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। कहानी का आकार क्या होता है, छोटा होता है भाई, क्योंकि कोई भी कहानी जल्दी खत्म हो जाती है, छोटा होता है। कहानी का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और इसके आकार थोड़ा बड़ा होता है। ये क्या होता है, बड़ा होता है, इसकी आकार क्या होगी, थोड़ा सा बड़ा होगी। इसके बाद
कहानी में जीवन के एक खंड का चित्र होता है, मतलब कहानी में जीवन का एक खंड होता है। कहानी में जीवन का क्या होता है? एक खंड। जीवन का एक खंड का चित्र होता है, एक खंड का चित्रण होता है। और इसमें क्या होगा? संपूर्ण होता है। जीवन, पूरा जीवन संपूर्ण, जीवन संपूर्ण का वर्णन होता है। संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, जीवन का वर्णन होता है। सुन रहे हो? हैं? इसके बाद ये पात्र इसमें कम होते हैं। इसमें पात्र क्या होते हैं? थोड़ा सा कम होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पात्र मतलब काम करने वाले कम होते हैं। और इसमें पात्र की ज्यादा संख्या होती है, पात्रों की संख्या ज्यादा होती है। पात्रों की संख्या संख्या ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। और इसमें क्या बता दोगे भैया? चलिए, रेखा और संस्मरण में रेखा चित्र। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? यहां तक समझ में आया? कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है, जीवन का एक खंड का चित्रण होता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। पत्र पात्र इसमें कम होते हैं, इसमें पात्रों की संख्या ज्यादा होती है। किसी कोई प्रॉब्लम? बहुत इजी जी है यार, ये बहुत इजी जी लिखवा रहा हूँ, वो टफ टफ है ही नहीं है इसमें। छोटे छोटे तो है, इसमें अंतर व्यक्त करना, फटाफट काम हो जाएगा। क्यों? समझ रहे हैं ना? ठीक है, हो गया ना? हटा दें इसको। अब हमारा एक और बचा है, रेखा चित्र एवं इस संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र को देखेंगे और संस्मरण में अंतर देखेंगे। ठीक है। चलिए, रेखा चित्र में देखेंगे फिर संस्मरण में देखेंगे। सर, रेखा चित्र में लेखक शब्दों के द्वारा ऐसा वर्णन करते कि आंखों के सामने वो दृश्य आ जाता है। तो मतलब इसमें जो भी लेखक जो भी वर्णन करता है वो आंखें के दृश्यात्मक, मतलब ऐसा लगेगा कि वो आपकी आंख में दिख रहा है। इसमें लेखक ऐसा वर्णन करता है, लेखक का वर्णन दृश्यात्मक होता है, दृश्यात्मक। बस याद करें। ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे कभी कभी एक लड़का ने पीछे पीछे गाड़ी जा रही थी, आगे आगे वो भागा जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। तो आपके माइंड में ऐसा लग रहा है, हाँ यार वो लड़का जाएगा, हाँ कैसे जाता रहा होगा, कैसे एक्सीडेंट होगा। आपके माइंड में वो दिखेगा, कोई चीज बताने से वो चलचित्र आपके नजर में पड़ेगा। इसे कहते हैं रेखा चित्र। ठीक है। संस्मरण में क्या होता है? अनुभव करता है, लेखक जी अनुभव करते हैं। इसमें जो है भावनात्मक रूप से प्रस्तुत होता है। भावनात्मक, भावना भावनात्मक होता है, भावनात्मक होता है। और ठीक है, घटना के कलात्मक चित्रण इसमें कलात्मक चित्रण होता है, कलात्मक चित्रण होता है। और इसमें क्या होता है? घटनाओं का रोचक वर्णन होता है। संस्मरण में घटनाओं का रोचक वर्णन होता है, रोचक वर्णन होता है। और देख सकते हो रेखा चित्र के माध्यम से हमें ज्यादा समझ में आता है, संस्मरण थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम हो पाती है। और ऐसे कुछ और जोड़ सकते हो, दो चार फोटो बना सकते हो। तुम्हें नींद आ रही है? देखो, जो जो क्लास में बोर कर रहे हो रहे हैं उनकी तो मान लो भगवान भरोसे है, जो भी कुछ करते हैं। बाकी अपने आप में कोसों तो अलग बात है। ये तो कहोगे कि नहीं वो सर जी बेचारे हर तरह से प्रयास किए हैं, लास्ट लास्ट तक बेचारे बुला बुला किए हैं, यही हम चाहते हैं।
सोए नींद जिसको आ रही है वो खड़े हो जाएगा, अपने आप खड़े होके पढ़ेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, बता रहा हूँ। अगर सो गए तो ठीक बात नहीं होगी। हाँ, क्योंकि यार पेपर, अब आप तुम खुद समझो कि कल पेपर है ना, और आज हमारी ये स्थिति बनेगी तो हमारा मन कितना खतरनाक है। सोचो, मन हमारा दुश्मन भी होता है, मन हमारा शत्रु भी है। अगर जीवन में आपको मन को सुधार लिए तो जीवन बहुत सफल हो जाएगा। मन कभी ना बोलेगा आप पढ़े। हाँ, 2 ही पॉइंट इसमें और बढ़ा लेना है अगर बढ़ाना होगा, लेकिन 2 पॉइंट ज्यादा तो 2 नंबर में आता है। अरे मैं कहता हूँ पिछले साल का पेपर नहीं उठा के दे देगा, ध्यान लो आज की बात। 2019 20 3 साल का जब पढ़ोगे तब ये भी आता है, इसलिए मैं इसको पढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम देखते हैं मुहावरे का प्रयोग देखते हैं। तो मुहावरे आप पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है। अब यहाँ पे आप उबना बंद कर दो, मुहावरे। और ठीक है, शुरू कहाँ से किया हूँ क्लास, याद करो। शुरू हमारी क्लास हुई है वो कवियों के नाम से। कहाँ चले गए, कथात्मक भाषा शैली को वो पढ़ा, गद्यांश विधा पढ़ाते हुए आ गए पूरे अंतर। अब हम आ रहे हैं मुहावरे और उनका प्रयोग। ठीक है, देखते जाना, पूरी क्लास यहाँ से खत्म करके भेज देंगे आपको। कुछ भी पूछेंगे, कुछ समझ में आया, बोले नहीं सर। मुहावरे और उनका प्रयोग, उनका प्रयोग, उनका है जी, वो उनका है, उनका प्रयोग। देखिए मुहावरा, आप जानते ही होंगे कि कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को जोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। अपने साधारण शब्दों में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट कर दे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मुहावरा। तो जैसे इसकी कुछ मुहावरे, जैसे अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन मतलब वो बुद्धू होना, दुश्मन, हाँ वही है दुश्मन। तो देखो, अकल का दुश्मन का मतलब मूर्ख होना। तो इसका मतलब मूर्ख व्यक्ति, सीधा सीधा। क्योंकि नहीं कहते हैं अकल का दुश्मन मतलब जो दुश्मन होगा उसकी अकल कहाँ होगी, है ना, सीधे समझने की बात है। इस वजह से क्या होता है, उसे हम अकल मूर्ख कहते हैं। लिख दोगे, इसका उपयोग कैसे कर दोगे कि राम ऐसा लड़का है कि वो बिल्कुल अकल, अकराम नहीं, कुछ भी कह सकते हैं अपना नाम, इससे सोहन कुछ भी। ऐसा लड़का है कि अब वो बिल्कुल अकल का दुश्मन है, उसके दिमाग में कुछ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। ठीक है, चलिए। अंधे की लाठी। ए भैया देखो यार, समझा करिए, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बता दिया हूँ। अंधे की लाठी, थोड़ा समझा दे रहा हूँ। अंधे की लाठी मतलब सहारा। हाँ, अंधे की लाठी थी, अंधे की लाठी मतलब एक अलौता, उसके अलावा कोई ऑप्शन ना होना, उसे कहते हैं। आंच ना आने देना, अंगूठा दिखाना मतलब देखते हो कोई काम, मतलब अंगूठे, अंगूठे, अंगूठे दिखाई देना, या अंगूठा दिखाना, सीधा सीधा अंगूठा, अंगूठा दिखाई देना, दिखाना। तो मतलब अंगूठा दिखा देना मतलब ऐन वक्त में धोखा दे देना। ठीक है, आंच ना आने देना, आंच ना आने देना। आंच ना आने देना क्या होगा बताइए, आंच ना आने देना में तो जरा सा नुकसान ना होने देना, या जरा सा भी कमी ना आने देना, उसे कहते हैं आंच ना आने देना। फिर क्या होता है, आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्रिय होना। ए बेटा, ए बेटा उधर नहीं छूना, प्रिय होना। ठीक है, जाओ 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 जाओ, करके आ जाओ, जाओ सब गुरु को ऊपर आए। गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा, करंट लगेगा, देखो। आग है, देखो आग है, आग है, ताता है, ताता है। जाओ जाओ, ताता है ना, छूना ताता है। चलिए, तो अब मैं केवल लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा, आप लोग अर्थ करोगे। ठीक है, चलते हैं। आंख में धूल झोंकना, आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। आग बबूला होना, आग में घी डालना। आस्तीन का सांप, निकट का शत्रु। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना,
जैसा को तैसा, उल्टी गंगा बहना, प्रतिकूल या उल्टा कर्म। ठीक है, याद हो रहा होगा। उड़ती चिड़िया पहचानना, बेटा ताता गरम है, ये गरम है, ताता है इसमें, छूना नहीं। काम तमाम करना, खून पसीना करना, खून के मतलब आंसू रोना, खून के गुदड़ी का लाल होना, गागर में सागर भरना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठेस लगना, दाढ़े मारकर रोना, तड़ जाना, दांत पीसना, बहुत, बल्लियां उछलना, मुंह छिपाना, किसी गलती से लजाना, किसी गलती से लजाना, मिट्टी में मिलना, नष्ट होना, मुंह की खाना, लोहा लेना, लोहे के चने चबाना, कठिन काम, सिर धुनना, सिर पर कफन बांधना, 9-2-11 होना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, दाल न गलना, काम न बनना। तो बेटा इन सब का प्रयोग कर लोगे। मैं केवल मोस्ट को इसमें जितने रहे होंगे, 2022 में ये आया था 9-2-11 आया था, और 2023 में दाल ना गलना है। तो दाल ना गलना मतलब काम ना बनना, 2022 में जो आया था 9-2-11 होना, जो कि भाग जाना होता है, भाग जाना। बेटा इसमें गरम है, ताता देखो, ये गरम है, नहीं छूना, नहीं छूना ताता, ये हो पाएगा। ठीक है, डेली देखता है, उसका डेली का है। हेलो, क्या हो गया? वो वाला डरना नहीं, रिस्पेक्ट वाले डरना, रिस्पेक्ट वाला डरना। अगर पापा गुस्सा में है तो बच्चे को समझना चाहिए कि हमारे पापा भी गुस्सा में, अगर हम बोले वहां पे तो उनको बुरा लग सकता है, या फिर कहीं बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसलिए वजह से है कि वहां पे भी ना बोले, बाद में अगर जब वो ठीक मूड में रहेंगे तो बोल देना, पापा जी आप ऐसा बोल देते हैं, बताइए प्लीज ऐसा ना बोला करिए, उस तरह। तो जब खुशी मूड में हो तो वही समझेंगे कि हाँ मैंने गलती किया। चलो चलो होए, चलिए मुहावरे अब लोगों के ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा सा। ए, तुम लोकोक्ति आ रहे हैं तो देखिए, लोकोक्ति में क्या होता है, लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित बात। लोकोक्ति का मतलब होता है जो हम लोग, आप मम्मी पापा दादी ये सब लोग बोलते हैं। नाम सुने हो, मतलब अधूरा ज्ञान, मतलब आधा, थोड़ा बहुत जान, थोड़ी बहुत पैसा मिल गया, होशियारी बताने लग गया, तो अधगर गगली छलका जाए, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अचानक कुछ समय के लिए धन आ गया और उसी में वो क्या होने लग गया, अपना काम स्वयं करना, अपना काम स्वयं कर लेना। ठीक है, अंधा पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब कोई अर्थ नहीं, कोई काम ना होना। भाई अंधा जितना पीसेगा उतना कुत्ता खाएगा, तो अनर्थ हुआ, हो गया, अनर्थक हो गया। ठीक है, इसके बाद आम के आम दोहरा लाभ, आम के आम गुठलिया के दाम मतलब दोहरा लाभ। आगे का नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब आगे पीछे कोई ना होना, जिसके आगे पीछे। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, तो क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा को देखो, आवश्यकता आपूर्ति कम। कृपया सुनते जाएं, आपका काम भी हो रहा है।
चोर चोर मौसेरा, क्या होगा चोर चोर मौसेरा भाई? एक जैसे मनोवृत्ति वाले, जैसे तुम भी चाहते हो कि लड़का आ जाए हमें पढ़ना ना पड़े, और वैसे वो भी है, इसलिए आज चोर चोर मौसेरा भाई हो गए। जहां जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह, इसका मतलब है जहां जहां आप चाहेंगे, जितनी कठिनाई आई अगर आप चाह लिए आगे बढ़ने का, वहीं से रास्ता बन जाएगा। तो जहां चाहे वहां दृढ़ इच्छा, कहने मतलब सबसे कार्य हो सकता है। सही बात है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं अभी मैं पढ़ लूंगे या पढ़ लूंगा, चाहे कैसे भी, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, मतलब हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अकस्मात किसी वस्तु को प्राप्त हो जाना। जैसे अगर बिल्ली अभी चाह तो नहीं रही थी कि यहाँ पे मेरे को खाने को मिला, लेकिन वहीं पे सो रही थी, अचानक छीका टूट जाए तो उसको अचानक लाभ मिल जाएगा। छीका मतलब जहां पे दही वगैरह रखते हैं वो वाला, नहीं टंगा के रख देते हैं, देखे हो गांव में। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना इधर का ना उधर का, गागर में कम में बहुत अधिक कर देना, मतलब बहुत कम समय हो, कम उम्र में कोई चीज प्राप्त कर लेना। काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब पढ़ा लिखा काला अक्षर। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये है। नाच न जाने आंगन, अच्छा अब पछताए होत जब गए चिड़िया चुग गई खेत, तो बेटा इसका मतलब है काम निकल जाने से, हाँ ठीक है। टेढ़ा वर्षा जब कृषि सुखानी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब जिसको मूर्ख गुणों का कोई महत्व न होना। ठीक, तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर याद कर लीजिए बस। लोकोक्ति या एवं मुहावरे में अंतर, मुहावरे में अंतर। एक साइड पे लोकोक्तियां लिख लीजिए, लोकोक्ति, और एक साइड पे मुहावरे। लोकोक्ति किसे कहते हैं जल्दी बताइए? लोकोक्ति वाक होते हैं, लोकोक्ति वाक होते हैं, नहीं लोकोक्ति वाक होते हैं। इसमें ये वाक्यांश होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें व्यंजना की प्रधानता होती है, इसमें व्यंजना, व्यंजना की प्रधानता होती है, इसमें लक्षण की प्रधानता होती है, लक्षणों, लक्षणों की प्रधानता होती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें अंत में ना होने का अनिवार्य नहीं है, इसके अंत ना होने का मतलब इसमें अंत नहीं होता है, अंत होने का अनिवार्य नहीं है, अंत होने के अनिवार्य नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। इसमें क्या होता है? अंत होने का अनिवार्य है नहीं, ना अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, ना अंत होने का कोई वो रहता है, अनिवार्य रूप से जुड़ा नहीं रहता। इसमें अंत में होने का अनिवार्यता नहीं है, इसमें अंत चलिए ठीक है। तो इसके बाद मुहावरे लोकोक्ति में थोड़ा बहुत अंतर कर लेना, यहां तक कि अभी मुहावरे लोकोक्तियां हो गई। रुको एक मिनट ना।